हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ उमा मिश्रा। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग इस दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और नेक्स्ट ईयर की अपनी दिवाली अपने सिलेक्शन के साथ सेलिब्रेट करें। ओके, हम अपना यूके पुलिस एक्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने अब तक आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से हम लोगों के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7 से लेकर के बाकी की जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर हैं हम उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 7 से को पढ़ने से पहले चैप्टर 7 के बारे में एक चीज़ें आप जान लीजिए कि यह इस पूरे एक्ट का सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें केवल एक ही सेक्शन है, वो सेक्शन 62। सेक्शन 62 जो है आंतरिक सुरक्षा योजनाएं की बात करता है। देखिए, जब भी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की बात होती है या वहाँ की सुरक्षा की बात होती है या सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की बात होती है, तो उसके लिए कुछ न कुछ नियमावली बनाई जाती है और इन सारे जो नियम होते हैं या रेगुलेशन होते हैं, इन्हें बनाने का दायित्व तो पुलिस महानिदेशक के पास होता है। लेकिन यह जो भी है नियम बनाएंगे उसका अनुमोदन राज्य सरकार से अवश्य करवा लेंगे। उसके अलावा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उस योजनाओं का कम से कम 3 साल में एक बार पर्यवेक्षण होना जरूरी होता है। साथ ही अगर कोई और आवश्यकता होती है तो पुलिस महानिदेशक इसके संबंध में कुछ नियम या नियमावली वो बना सकते हैं। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में नागरिक प्रशासन आता है। पुलिस और राज्य सरकार के विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए नियमित रूप से अध्यावधिक या व्यापक मानक परिचालन परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक, लेकिन जो भी कोई योजनाएं बनाई जाएगी पुलिस महानिदेशक द्वारा, उन योजनाओं का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में जो सेक्शन 63 है वह पुलिस की जवाबदेही के लिए आंतरिक तंत्र की बात करता है। ठीक, लेकिन इसके बाद हम 64 को अगर देखते हैं तो 64 क्या करता है, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन की बात करता है। देखिए, यह जो है राज्य सरकार धारा 71 में दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करेगी। देखिए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करती राज्य सरकार है। ठीक है, लेकिन इनके जो कृत्य हैं वह सेक्शन 71 में दिए गए हैं, लेकिन 71 को पढ़ने से पहले सेक्शन 64 में दिए गए इनके गठन को पढ़ना जरूरी होता है। इसका गठन देखिए कैसे होता है। इसमें जो उत्तराखंड है उसको 2 मंडलों में बांटा गया है। एक उसका कुमायूं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। देखिए, जो कुमायूं मंडल है उसका जो शिकायत प्राधिकरण होगा या जो प्रकोष्ठ होगा वह देहरादून में होगा, नैनीताल के हल्द्वानी में होगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है गढ़वाल मंडल की, गढ़वाल मंडल का जो जिला शिकायत प्राधिकरण होगा वह होगा देहरादून में। ठीक है, इसमें देहरादून के अंतर्गत वो सारे जिले इसमें शामिल होंगे, जैसे हरिद्वार है और उसके बाद पौड़ी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। कहाँ? गढ़वाल मंडल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 69 की। देखिए, सेक्शन 69 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर 8 में। इसके अलावा बाकी जो सेक्शन है 65, 65A, 66, 67 और 68 ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एक बार इसके मार्जिनल नोट को देख लेने की जरूरत है, क्योंकि जब कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक, तो हम सीधे जंप करते हैं सेक्शन 69 पे। सेक्शन 69 जो होता है राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारी की बात करता है। किसमें कौन कौन से कर्मचारी होंगे। इसमें देखिए, कर्मचारियों की जितनी संख्या होगी वह राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएगी। मतलब राज्य सरकार जो संख्या निर्धारित की जाएगी उसी संख्या के अकॉर्डिंग उसमें कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों का चयन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार विहित करे। देखिए, हमने पहले बताया था कि जब भी सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती है, तो वहाँ सारे जो उच्च स्तर के निर्णय होते हैं या नियमावली होती है वो पुलिस महानिदेशक देखता है। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल जो कंट्रोल होता है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो जब भी किसी कर्मचारी के नियुक्ति की बात होती है, उनकी पदच्युति की बात होती है या उनके ट्रांसफ़र की बात होती है, उनके कार्यभार के
को बढ़ाने की बात होती है तो वहाँ पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक, हम आते हैं सेक्शन 71 पे। सेक्शन 71 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य की बात करती है। देखिए, जिसके गठन के बारे में हमने सेक्शन 64 में पढ़ा था। इसमें क्या है कि जो भी कोई राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है या अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करती है। और इसके अलावा इसका ये कार्य है कि जब यह जांच कर लेती है तो ये इसकी कापी को फॉरवर्ड करती है किसके पास, गृह विभाग के पास, क्योंकि गृह विभाग ही उन शिकायतों पर अंतिम निर्णय ले सकता है। ठीक, अब लेकिन एक शब्द यहाँ पे जो आता है सेक्शन 71 की क्लॉज सी आप पढ़िए, जहाँ से हमको MCQ के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसमें क्या है कि प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर अवचार की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोप की जांच कर सकेगा। देखिए, यह प्राधिकरण क्या करता है कि यह पहले तो उन शिकायतों को सुनेगा जो उच्च अधिकारी के खिलाफ है, उसके बाद अगर कोई किसी प्रकार के गंभीर अवचार की बात की जाती है तो वहाँ पे वह क्या होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करता है। लेकिन यहाँ पे मामला ये फंसता है कि जो शब्द है गंभीर अवचार, वह क्या क्या है, मतलब कौन सा ऐसा कृत्य है, कौन सा ऐसा कार्य है जो गंभीर अवचार के तहत माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ जो इसका स्पष्टीकरण वाला क्लॉज है सेक्शन 71 का, उसमें इस चीज़ों को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें गंभीर अवचार के अंतर्गत आती हैं उसमें यह है कि अगर किसी पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या गंभीर चोट, जैसा कि IPC के सेक्शन 320 में कहा गया है। देखिए 320 मतलब सेक्शन 320 जो है IPC का, वह ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। ठीक, तो उसी में केवल 8 चीज़ें ऐसे डिफाइन की गई हैं जहां यह बताया गया है कि कौन कौन से जो हर्ट है वह ग्रीवियस हर्ट के तहत माने जाएंगे। ठीक, और यहाँ भी वही बात कही गई है कि गंभीर अवचार के तहत जो कोई भी कार्य जो IPC के सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है, अगर वैसा कोई यहाँ पे कृत्य होता है तो वह गंभीर अवचार माना जाएगा। आगे अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो यह माना जाएगा कि यह गंभीर प्रकृति का है। उसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन का मामला है या किसी प्राधिकरण राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किसी अन्य मामले की जांच कर सकता है यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतंत्र जांच के योग्य है। देखिए, जितने सारे ऊपर हमने मामले बताए गए हैं कि जो कि गंभीर प्रकृति में आते हैं, अगर उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ है या ऐसे कार्य हुए तो उनकी जांच जो है यह राज्य पुलिस प्राधिकरण करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं सेक्शन 72 पर। जो सेक्शन 72 है यह राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियों की बात करती है। देखिए, कभी कभी होता है कि कुछ व्यक्तियों को केवल कार्य तो दिए जाते हैं कि आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, आपके रोल क्या है, आपके फंक्शन क्या है, ये तो उन्हें गिना दिए जाते हैं, लेकिन समय पे कब कहाँ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ सके उस अकॉर्डिंग आपके पावर को नहीं बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस शिकायत प्राधिकरण जो है इसकी कुछ शक्तियाँ भी बताई गई हैं। ठीक है, जैसे इनकी शक्ति है कि यह किसी भी व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही जब यह कोई कार्य करते हैं या कोई जांच करते हैं तो उस दौरान इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, इसके अलावा यह अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं, लेकिन वह राज्य सरकार पर बाध्य अगर जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी यह कोई निर्देश देते हैं या कोई रिकमेंडेशन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वहाँ पे इनके द्वारा की गई हर एक स्टेटमेंट या इनके द्वारा दिया गया कोई जो निर्देश होता है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास बाध्यकारी होता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इनके द्वारा दी गई सिफारिशों को मानना जरूरी होता है। देखिए, यह सारी चीज़ें जो है यह 72 के क्लॉज 3 में कही गई हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि हर जगह जहाँ भी कहीं भी कोई रिकमेंडेशन दी जाती है तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं होता है कि वह गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, लेकिन इस कंडीशन में स्टेट को माना गया है कि स्टेट जो है वह बाध्यकारी होगी अगर किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में यदि यह प्राधिकरण उन्हें किसी प्रकार का कोई निर्देश देता है या कोई सुझाव देता है। अब हम सेक्शन
जो है 76 को देखेंगे। 76 जो है वह वित्त पोषण से संबंधित है कि कृत्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के लिए राज्य के बजट में समुचित मुख्य शीर्षक में पृथक संगठक जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए प्रदान किया जाएगा। इस प्राधिकरण के संचालन के लिए किसी न किसी समय वित्त की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए अलग से वित्त का आवंटन भी किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है चैप्टर 9। चैप्टर 9 कल्याण और शिकायतों के निवारण के संबंध में बात करती है। ठीक है, इसमें 77 जो है पुलिस अधिकारियों के कल्याण की बात करता है और 78 इस कल्याण हिसाब से एक ब्यूरो के गठन की बात करता है। ठीक है, बाद में जो 79 को हम देखते हैं तो 79 बीमा और जोखिम भत्ता की बात करता है। अगर इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्राकृतिक घटनाएं घट जाती हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हो जाती हैं तो उनके बीमा वगैरह की भी बात की गई है। लास्ट में जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 80। सेक्शन 80 जो है शिकायत निवारण की बात करता है कि पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से पुलिस कर्मचारियों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिए विनियमों के माध्यम से संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण यंत्र बनाएगी। शिकायतें उदारपूर्वक प्राप्त की जाएंगी। देखिए, जब भी अगर किसी भी स्तर पर शिकायत की बात आती है तो उसके लिए एक अलग प्रकोष्ठ का होना बहुत जरूरी है। नागरिकों की भी शिकायतें होती हैं और उनकी शिकायतों पर अंकुश लगाने वाले जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी भी शिकायतें होती हैं। तो पुलिस कर्मचारियों की भी शिकायतें सुनी जानी चाहिए और उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, इसमें हम सेक्शन 81 की बात करते हैं जो चैप्टर 10 का है, जिसमें कहा गया कि साधारण अपराध शास्त्रियाँ और उत्तरदायित्व। देखिए, यह जो है इसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, बस एक सेक्शन 82 आप याद रखिएगा जो समन्वय की बात करता है। समन्वय मतलब कि जब भी किसी प्रकार के लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने की बात होती है तो वहाँ कोई एक प्राधिकारी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि सरकार के साथ साथ जितने सारे मैकेनिज्म हैं उन सबको एक साथ समन्वित होकर के कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक, इसी बात को सेक्शन 82 में अच्छे से डिफाइन किया गया है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 जो है आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए शास्ति की बात की गई। जब भी कभी इस एक्ट के तहत या इस एक्ट में जो स्पेसिफिक सेक्शन की हम लोग बात किए थे सेक्शन 51, 52, 53 और 81 की, अगर इसके तहत किसी प्रकार का कोई आदेश या निर्देश दिया गया है तो अगर उनका पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए इन्हें इसमें जो है शास्ति देने का भी प्रावधान है, मतलब पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है और पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेक्शन 85। सेक्शन 85 पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्य की अपेक्षा के लिए शास्त्रियों की बात की गई है। देखिए, पुलिस अधिकारी को मान लीजिए उनके कुछ कर्तव्य निरूपित किए गए हैं, कुछ उनके ड्यूटीज़ दी गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि केवल ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, इसलिए दी गई हैं ड्यूटी कि आप प्रॉपर रूप से उसका निर्वहन करें। अगर वह अपने ड्यूटी नहीं कर पाते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विधि के नियमों के विरुद्ध होता है या विधि का उल्लंघन है या किसी प्रकार कोई अवचार है तो इसके लिए उनके ऊपर भी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। ठीक है, आगे चैप्टर जो है चैप्टर लास्ट है इस पूरे एक्ट का, वह है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में एक ही सेक्शन थोड़ा सा पढ़ने लायक ज़्यादा जरूरी है, वह है नियम और विनिमय बनाने की शक्ति। देखिए, हमने पहले बताया था कि जब भी किसी भी स्तर पे नियम या विनिमय बनाना है या कोई रेगुलेशन नया पास करना है तो भले पुलिस महानिदेशक करे या डीएम करे, लेकिन आफ्टर ऑल जो कंट्रोल होता है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट विहित नहीं करेगी या वह ऑर्डर नहीं करती या वह अनुमोदित नहीं करते तब तक किसी प्रकार का कोई नियम या विनियमन नहीं बन सकता। ठीक, तो मेरे ख्याल से यह पूरा जो हमारा एक्ट है उत्तराखंड पुलिस एक्ट यह कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन था वो सारे सेक्शंस हमने आप लोगों को बता दिया है। इसके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने आपको बता दिया है। साथ ही हम जो सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें जहाँ कहीं भी MCQ क्वेश्चंस बनने लायक थे वो सब कुछ हमने आप लोगों को एक एक करके क्लियर बता दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यह पूरा एक्ट समाप्त होता है। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। अगर
आपने अभी तक बाकी हमारे 5 वीडियो जो इसी एक्ट से रिलेटेड है आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक यह पूरा आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए पूरे जितने भी 6 पार्ट में हमने अपने इस एक्ट को डिवाइड करके आप लोगों को सुविधा अनुसार समझाया है, बताया है। आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी लीगल गैलेक्सी के नाम से है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है उमा मिश्रा के नाम से, आप वहाँ भी हमें जा करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको टाइम टू टाइम जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन रहती है या और हमारे वीडियोस के जो लिंक रहते हैं और जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होती है वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लीगल गैलेक्सी सर्च कीजिएगा, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा जो है एक ही काम बचा है कि हम 2 या 3 वीडियो में आप लोगों को इसके MCQ प्लस PYQ लेकर के आएंगे और उसको भी हम एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा और चैनल को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो इस चैनल को आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।